हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज जैसे आपको बता रहे हैं एनडीए के बारे में पूरा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एनडीए का पेपर दे के आए होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एनडीए के बारे में अभी शुरुआत किए होंगे, राइट ना। तो स्टार्ट करते हैं कि एनडीए है क्या एक्चुअल में। देखो, एनडीए क्या डिफेंस एकेडमी है, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें मैं बोलता हूँ एनडीए जैसे हो गया। और इसको कंडक्ट करा रहा है यूपीएससी। कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं यूपीएससी की? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे बड़ी एजेंसी बोलते हैं यूपीएससी के अंदर आईएएस या पीसीएस, आईएफएस, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है वो यूपीएससी कराता है। और जितनी भी अच्छी जॉब होती है इसको ए लेवल की जॉब बोलते हैं, एनडीए। ये पहली बात, एक्चुअल में जॉब नहीं बेटा, ये कहते हैं जिम्मेदारी है, राइट ना, एनडीए। तो देखो स्टार्ट करते हैं, एनडीए के बारे में बताते हैं। एनडीए में फॉर्म भर सकते हैं वो पीसीएम वाले और पीसी वाले भी भर सकते हैं, राइट ना, पीसीएम और पीसी वाले। लेकिन पीसीएम वाले में ज्यादातर ये है कि जितनी भी पोस्ट होती है पीसीएम, कितनी पोस्ट होती है टोटल बता सकते हैं कोई भी? कितनी पोस्ट होती है टोटल? 4 पोस्ट होती है। नाम बता सकते हो क्या क्या होती है? इंडियन आर्मी, दूसरा नेवी, ठीक है, तीसरा एयरफोर्स, चौथा नेवल, ठीक है, नेवल, ठीक है। ये चीज होती है हमारे पास। और जब जो भी साइंस साइड का हो वो चारों के चारों जो पीसीएम वाले चारों भर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसा है पीसीबी या फिर पीसीएम वाला नहीं हो वो भी भर सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए, वो नेवल के लिए, राइट ना। तो अब स्टार्ट करते हैं, पीसीएम का पूरा सिलेबस स्टार्ट करते हैं और पीसीएम के बारे में पीसीएम का पूरा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है एनडीए का पूरा सिलेबस स्टार्ट करते हैं। एनडीए के क्या है, कितने पेपर होते हैं बता सकता है? दो। पहला पेपर क्या होता है? दूसरा जीएटी, राइट ना, मैथ्स एंड जीएटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे मेन पेपर कौन सा होता है, फर्स्ट या सेकेंड? दोनों होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैथ्स बहुत लोगों का अच्छा होता है, लेकिन जीएटी वाला जो जीएस वाला पोर्शन होता है बहुत बेकार होता है और उसमें निकल नहीं पाते हैं, इसलिए दोनों है। और ध्यान रखना, आपके पास मैथ्स की कॉपी तभी चेक की जाएगी बेटा जब इसमें क्वालिफाई हो जाओ, तभी कॉपी चाहिए होगी, नहीं तो नहीं होगी कॉपी चाहिए। तो देखते हैं जरा स्टार्ट। मार्क्स इसका कितना है हमारे पास? 300 मार्क्स का है। और कितना टोटल मार्क्स का होता है? 600 मार्क्स का। टोटल राउंड कितना मिल गया हमारे पास? 900 मार्क्स, क्लियर। 900 नंबर का होता है हमारे पास। और 900 नंबर में आपको कितना स्कोर करना है, कितना नहीं करना है स्कोर देखते करिए, और जितना स्कोर ज्यादा हो सके वो अच्छी बात है, ठीक। तो मैथ्स में देखते हैं क्वेश्चन कितना है बेटा? क्वेश्चन कितना होते मैथ्स में? 120 नहीं होते हैं, 120, ठीक है। और इसमें कितने बेटा क्वेश्चंस? 150। सबसे लेट्स डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का डिस्कस कर लेते हैं। 120 क्वेश्चन होते हैं एंड जो मार्क्स हमारे पास 300। तो एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स बनेंगे? अगर एक हमारे पास 120 क्वेश्चन है और 300 नंबर है तो एक क्वेश्चन कितना होगा? 2.5 मार्क्स। और इसमें कितना होगा बेटा? 4 मार्क्स, ओके। तो देखो आसमान, इसमें क्या चीज है, और मैथ्स आपके पास होनी चाहिए ज्यादातर 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है बेसमेंट। 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th का। लेकिन जो बेसिक आपके पास मैथ्स मांगता है यहाँ पे वो 2 क्लास में मांगता है, 11th क्लास और 12th क्लास। थोड़ा सा आज का बेसिक ज्यादा पूछा रहा है, किस क्लास का? 10th क्लास का। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला इक्वेशन हो सकता है। देखो आपके पास एपी आता है, जीपी आता है, याद है? एपी याद है, जीपी, और एक होता है हमारे पास एचपी। ये तीसरी चीज और रही है, हार्मोनिक प्रोग्रेसिव, ठीक। एक होता है एपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? समांतर श्रेणी। और जीपी को गुणोत्तर से, और एचपी को बोलता है हार्मोनिक, ठीक है। तो ये हमारे पास है, देखो 120 क्वेश्चन है और ये इतना सा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं तो देखो टाइम टेबल का भी बहुत ध्यान रखना आपके पास, हर लेवल आपके पास अच्छी तरीके से हो। अगर कोई भी बच्चा स्टूडेंट 9th क्लास से भी स्टार्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसका बेसमेंट अच्छा होगा। और ध्यान रखना सबसे बड़ा बेसमेंट होता है हमारे पास मैथ्स अगर आपके पास सही है तो हो सकता है कि चांसेस ज्यादा होंगे निकलने के, ठीक। तो देखते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे फर्स्ट पेपर हो गया फ्री, सेकंड पेपर क्या होता है, किसका होता है? सेकंड का मतलब होता है एसएसबी एंड फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होता है। और इसमें एक बोर्ड होती है, बोर्ड कमेटी होती है, जिसमें आपका बिहेवियर चेक किया जाता है, नेचर चेक किया जाएगा कि आप वास्तव में एनडीए के लायक हो या नहीं हो। जो पेपर निकालना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये चीज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टेज होती है और लास्ट स्टेज में निकलना बहुत जरूरी है, तभी जाके बाद आप बनोगे। कितने डेज का होगा टोटल एसएसबी बता आपको? 5 डेज का होगा टोटल मिला के, 7 डेज का होगा। एग्जाम और आने के दिन भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, राइट। तो देखते हैं जरा 120 क्वेश्चन और है क्या क्या इंपॉर्टेंट।
सबसे पहले बताता हूँ 120 क्वेश्चन भी बताते हैं। 120 क्वेश्चन पे हम लोग कट ऑफ बताते हैं, जैसे जनरली कितना लाना चाहिए आपको। अगर आप जनरल के अंदर कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको लगभग 60 से 70 के अराउंड आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने जरूरी है। अगर आप ओबीसी के अंदर आते हो तो आपको लगभग 50 से लेकर 60 तक करना जरूरी है। आप एससी और एसटी के अंदर आते हो तो आपको लगभग अप्रॉक्स 50 तक करना जरूरी है। देख, इसका मतलब ये है कि आप इस सेफ जोन में हो जाए। नहीं, आपको कुछ लोग बताते हैं 30 भी कर लोगे, 40 भी कर लोगे, अगर एससी एसटी के अंदर आते हो तो वो जरूरी, ठीक है, वो खाली क्वालिफाइड और कुछ नहीं होगा। सेफ जोन के अंदर इतने क्वेश्चंस में आप आ जाओगे। अगर आप 50 क्वेश्चन कर लो, कितने मार्क्स हो गए आपके पास, बता सकते हो कितना हो जाएगा? 50 क्वेश्चन कर लोगे यार तो कितना मार्क्स हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50 क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 125 कितना हो जाएगा? ठीक है, आई बात नहीं? तो देखो जरा स्टार्ट करते हैं। देखो ये चीज हो चुका है और इतनी से आपके अराउंड कट ऑफ होने चाहिए। और ध्यान रखना अभी करके खास कर ये जो यूपीएससी एनडीए में पूछ रहा है वो एनसीईआरटी लेवल का ज्यादा पूछ रहा है। आपके पास एनसीईआरटी अगर बेस क्लियर नहीं है आपके पास तो एनडीए करने का कोई मतलब नहीं। आप 10 किताब अच्छी कितना पढ़ लो, आपके पास बेस होना बहुत जरूरी है, वो है एनसीईआरटी का। अगर एनसीईआरटी का बेस क्लियर है आपके पास मैथ्स में, वो भी कहां से 9th क्लास से लेके, देखो 9th क्लास के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं, 9th के भी, 10th के भी, 11th, चलो ठीक है ये तो 11 और 12 के लिए है ही है, लेकिन इसके भी क्वेश्चंस फॉर्मुलेस यूज किए जा रहे हैं कि ऐसे कि नहीं कि आप 11 और 12 पढ़ लिया खत्म कर लिया और उसके बाद 9th 10th के लिए ध्यान रखना। बहुत इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पास के क्वेश्चन मतलब बहुत टफ होते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है आपको, ठीक है। अब ये बेसिक को हम लोग क्लियर करेंगे और ये दो टाइप से कोचिंग चलने वाली है हमारे पास, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी चलने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन कल 1 जून है और 1 जून से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की फर्स्ट क्लास। अब लेना जरा घर पे बैठ के भी देखना इसको, ठीक है। तो आप देखते हैं जीएटी का पार्ट देखते हैं जिसको हम लोग जीएस या आप बोल सकते हो हिस्ट्री पार्ट हो गया, जीके या जीएस। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी और जीके का मतलब जनरल नॉलेज। जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज में क्या फर्क है? जनरल नॉलेज हो सकता है कि आप किसी के बारे में जानकारी, जनरल स्टडी का जो करंट में भी चल रहा है, जिसमें सब करंट अफेयर भी आ जाए, क्या आ जाए? करंट अफेयर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पार्ट है 33 मार्क्स का, एक ही टूट जाएगा आपका 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पर काम कर रहा हूं मैं, मार्क्स पे काम नहीं कर रहा हूं। 50 क्वेश्चन टूट जाएगा किसका? इंग्लिश का, ओके। इंग्लिश का हो गया मतलब 33% हो गया इसी का। कितना परसेंट हो गया? 33% हो गया 50। अगर 50 क्वेश्चन, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन में लाना ज्यादा टफ नहीं है, लगभग बच्चे बहुत अच्छे से 45 49 तक लेके आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बेटा 50 के अराउंड में, क्योंकि ये ज्यादा इंग्लिश टफ नहीं होती है, बहुत आसान होती है अगर सही ढंग से इसको देखा जाए तो। उसके बाद आता है फिजिक्स 25%, ओके। केमिस्ट्री लगभग 15% एंड बायोलॉजी 10% और बहुत सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर, ईवीएस, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। अगर सपोज दैट आप इनके बारे में पढ़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि मैथ्स वालों का सबसे ज्यादा कमजोरी होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ईवीएस और स्पोर्ट्स के पर्सन के बारे में जानना कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में, राइट ना। अगर ये थोड़ा सा कमजोर भी है कोई चलेगा, अगर आप लोग इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर रहे हो, ये थोड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपना, और ये भी लेवल का कितना होता है, मैक्सिमम लेवल होता है 10th लेवल का। ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, थोड़ा बहुत आ जाएगा 11th का या 12th का आ जाएगा, थोड़ा बहुत। इसलिए आपको ध्यान रखना 10th का पूरा एनसीईआरटी खत्म करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और किसका? बायोलॉजी का। और ये इंग्लिश तो ये मान लो सबसे बड़ी, बहुत बड़ा हथियार है इस चीज के लिए। अगर आप करोगे तो ये चीज बहुत, इसके बाद ये चीज देखा जाता है, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको जीएटी को क्रैक कर सकते हो बहुत आराम तरीके से। अभी पता ना आपको कि 900 नंबर में से कितना नंबर कट ऑफ गई है? कितनी गई है? जनरल 365 मार्क्स, 365 मार्क्स गई है। अप्रॉक्स 400 तक मान लो आप, ठीक है, अप्रॉक्स 400। आप सेफ जोन 450 में आ जाओगे, जनरल में 450 के अंदर 900 में 450 में आप लोग किस में आ जाओगे? सेफ जोन में आ जाओगे। इतना कट ऑफ गई कि 2022 में उतारो ना, ठीक। तो तैयारी कैसे करना है? तो दो तरीके से तैयारी किया जाता है, या तो सेल्फ स्टडी करोगे तो क्या होगा, कुछ भी पढ़ते रहोगे, ठीक है। एक कहीं आप गाइडर से या किसी चीज से जिसको पता हो इसके बारे में, अगर उससे करते रहोगे तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत आसान भी हो जाएगा और टाइम इतना ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है।
तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग 1 जून से, और वो भी सबसे पहली क्लास रहेगी मैथ्स। और मैथ्स में सबसे पहले एक क्लास रहेगी जो 12th क्लास के अभी 12th क्लास पास आउट कर चुके हैं या अभी है अपेयरिंग में, वो सबसे पहले 12th के जो अपेयरिंग में है वो 12th क्लास की मैथ्स अच्छे से करें। और जो 11th क्लास में वो 11th क्लास की ज्यादा से ज्यादा अच्छा करें। ऐसे नहीं कि 11th क्लास में तो 12th का राशि कंप्लीट करें, राइट ना, ये मत करने की कोशिश करना। अभी 11th क्लास में तो 11th क्लास करें, क्योंकि वो अभी भर ही नहीं सकते हैं फॉर्म को। ज्यादातर अपेयरिंग आपका माना जाएगा 12th क्लास में। तो 12th क्लास का अपना अच्छा बेस कंप्लीट करें, और बेस अगर 12th क्लास का हो गया तो उसके बाद 11th क्लास में जाए, ठीक है, 11th क्लास में। और जो 12th अभी पास आउट हुए हैं वो देना है बेटा, वो 11th भी करें और 12th भी करें, और उसके साथ साथ क्या करें, 10th भी करें, ठीक है, 10th और 9th भी हो जाए तो करें, ठीक। ज्यादा टफ नहीं एक्चुअली देखा जाए, इसका फंडामेंटल आइडिया अगर ये ध्यान रखिए स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो, अगर इसका प्लानिंग से चलोगे कोई भी चीज में ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूटी मेहनत होनी चाहिए। कम से कम पर डे आपको 7 या 8 आवर्स देना है। अगर ऐसा नहीं करते हो बेटा तो चलो ठीक है, एक पेपर निकाल लो, दूसरा कैसे निकालोगे, इसके लिए भी टाइम देना होगा, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। अब तो सबसे पहले हम लोग 12th लेवल के जो चल रहे हैं वो है, देखो सबसे पहली चीज है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और ज्यादातर यूजफुल हो और ज्यादा से क्वेश्चन आए वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई, और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है आपको, तो कैलकुलस आता है। कैलकुलस में समझते बेटा, कैलकुलस का मतलब जानते हो क्या होता है? कैलकुलस का मतलब डिफरेंशियल, और क्या होता है बेटा, इंटीग्रल, जिसको हिंदी बोलते हैं अवकलन और समाकलन। और इसके बाद एक और आपने बेटा इसमें बहुत अच्छी आजकल देखा गया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ का है 12th क्लास में, डिफरेंशियल, जिसको अवकलन का समीकरण 9 एक्सरसाइज में कर रखा होगा, राइट। कितने कोटि का है, कितने ऑर्डर का है, मतलब बना होगा कोटि का, और इसको बोलते हैं घात, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर और पावर, राइट ना। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे तो टफ होंगे, उसको छूना भी नहीं जल्दी। नहीं आ रहा है क्विकली आप उसको चेंज कर दो, क्वेश्चन उसमें लगे नहीं रहना। अगर आपको आ रहा है, निकल रहा, आपने किया इस क्वेश्चन से तैयारी, उसको करना, नहीं आ रहा है आप आगे बढ़ जाना, ठीक। और अभी ध्यान रखना फॉर्म जल्दी से भरो, और ये पेपर कब है, 3 सितंबर 2023। अगर सही ढंग से अगर आपका बेस भी क्लियर है और इसके बाद भी तैयारी करना चाह रहे हो, अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। देखो बहुत सारे लोग कितने होते हैं, लगभग 15 लाख लोग, 15 लाख लोग क्या होते हैं, अपीयर्ड होते हैं इसमें, मतलब फॉर्म को भरते हैं, जिसमें से पोस्ट टोटल कितनी होती है हमारे पास, बता दूं कितनी पोस्ट है, अप्रॉक्स 400, कितनी है, 400। तो मतलब एक पोस्ट के लिए कितना लोग फाइट करेगा, हजारों से ज्यादा फाइट करेगा, ठीक है। पहली बात तो इसमें ध्यान रखना 15 लाख है, आधे से ज्यादा 60 या 70% सिर्फ फॉर्म भरते हैं, उनको पता ही नहीं था एनडीए है, ठीक है। एनडीए के बारे में पता ही नहीं, चलो याद लेके आते हैं, ऐसा है। लेकिन ध्यान रखना कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। तो उन तैयारी वालों से भी आपको आगे, अपने आप को आगे कब देखोगे, जब उनसे भी अच्छी तैयारी करोगे, राइट। अभी टाइम है आप लोगों के पास अच्छी तरीके से, अभी देखो अभी तो फॉर्म ही भर रहे हैं, और सीधे सीधे अपने तैयारी करने के लिए जुट जाओ। सबसे पहले करो मैथ्स, उसके बाद 1 घंटा डेली का वोकैबुलरी पढ़ो। वोकैबुलरी मतलब होता है कि मैथ्स की जो इंग्लिश का वोकैबुलरी, शब्दकोश बोलते हैं उसको, पढ़ो। उसके बाद ये समझ में आएगा, ठीक है। इंग्लिश का, इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं है, ठीक। 10 क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट के होते हैं, PQRS वाले। और क्या होता है हमारे पास, ईडियम आता है, सिनोनियम्स आता है, एंटोनियम आता है, राइट ना, एरर्स आते हैं, बस खत्म होता है क्वेश्चन इसी में, ठीक। बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है एक चीज निकालना। मैं कह रहा हूं कि अप्रॉक्स जो बच्चा अगर थोड़ा सा मैथ्स में अच्छा है, वो ध्यान रखना, मैथ्स का मतलब होता है रूल्स लगाना, राइट ना। और ये इंग्लिश का मतलब भी कैसे है बेटा, रूल्स लगाना। अगर आपको रूल्स मैथ्स में अच्छा ना, तो इंग्लिश में भी अच्छा होगा ऑटोमेटिकली। तो रूल्स लगाना बहुत अच्छी तरीके से इसमें, और रूल्स कैसे लगेंगे ध्यान रखना आप लोग। फिर मैं इतना बता रहा हूँ, लेवल आप वोकैबुलरी पढ़ते रहो, हाँ, स्टार्टिंग से वोकैबुलरी करते रहो डेली की। आप कम से कम ये कोशिश करना एनडीए की वोकैबुलरी ज्यादा करो, ऐसे नहीं कि कोई भी कर ले रहा है। वोकैबुलरी ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है एनडीए के क्वेश्चन में, उसके लिए मैं देता रहूंगा आपको पर डे 5 वोकैबुलरी, उसको तैयारी करना है आपको। और उसके बाद मेन मेरा काम रहेगा ये, और मेरा पहला चैप्टर रहेगा ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दोनों एक साथ करेंगे। ये चैप्टर दोनों अलग अलग है, ट्रिग्नोमेट्री भी अलग है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अलग है। और एक और क्वेश्चन आता है इससे, हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको बोलते हैं, अवनमन कोण और इंडियन कोण पढ़ा है। उन क्वेश्चन को कोशिश करना, अगर होते हैं तो सही है, नहीं होते तो स्किप कर देना, छोड़ देना। इतने लेंथी होते हैं, उसको पढ़ना टाइम लग जाता है, उसको समझना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसके बाद फिर उसका आंसर जरूरी नहीं सही आएगा, ठीक है। कोशिश करना उसको लास्ट में अगर टाइम मिले 2.5 घंटे, 2.5 घंटे मतलब कितना मिनट होगा, 150 मिनट्स।
150 के मिनट के अंदर आपको 120 क्वेश्चन करना, लगभग एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिलेगा, 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा, लगभग कितना क्वेश्चन मिलेगा, 1.5 मिनट का टाइम, मुझे अप्रॉक्स बता दूं 1.5 मिनट का टाइम लगेगा एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो आप ध्यान रखना आप लोग कि कोशिश करना अपनी स्पीड बढ़ाना, क्वेश्चन का समझना, क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि समझ रहे हो बहुत देर तक वहां टाइम दे रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना होता है। समझना है तो क्वेश्चन को क्या करना है, इस चीज को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को टेस्ट सीरीज करना पड़ेगा, और अपने आप को टेस्ट सीरीज देते रहो, और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चालू हो जाएगी, ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इसलिए कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिया आपने, मैथ्स कंप्लीट कर लिया, ये चलो ठीक है, फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश कंप्लीट कर लिया, बस चल देते हैं तैयारी करने में, आपका हो सकता है कि ना हो पाए उस चीज में। सबसे पहले कोई भी एग्जाम क्रैक करने से पहले उसके लिए मॉक टेस्ट होना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो ऑनलाइन टेस्ट दो, आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो तो ऑफलाइन टेस्ट दो, ठीक है। और कंसल्ट करो, और ध्यान रखना टेस्ट देने का मतलब ये है कि आपके पास 100 क्वेश्चन, मान लीजिए 300 में से आपका 150 नंबर आया, 150 कहाँ रह गए ये चीज एनालाइज करना, और 150 क्यों आए एनालाइज करना मेन बात है। ध्यान रखना पेपर देने के बाद जो भी टेस्ट देते हो, टेस्ट देके छोड़ देना नहीं होता है, मेन होता है कि उसका एनालाइज करना। अगर एनालाइज कर रहे हो उसको कि मेरी कहाँ गलतियां रह गई और मैंने यहाँ पे क्यों अच्छा किया, कभी कभी तुक्का अच्छा लग जाता है ना, तो उसको हम देखते हैं यार तो वो होगा, उसको क्यों लगा हमारे दिमाग में, राइट ना। तो ये एनालाइज करना पेपर देने के बाद अपने आप को, ये नहीं कि सिर्फ पेपर देने जाकर 30 सितंबर फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे, उसमें एनालाइज का मतलब होगा 0 रिजल्ट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्या कहते हैं खाली फर्स्ट टाइम ही गए होंगे लेकिन अच्छे पढ़ने में होंगे, उनका भी नहीं निकलता है, क्योंकि उनका टेस्ट देने की आदत नहीं होती है। सबसे पहले टेस्ट देने की आदत है। अब जैसे 3 सितंबर है, 3 सितंबर से पहले मान लीजिए 1 महीना पहले या फिर आप लगभग 15 दिन पहले लगातार पर डे टेस्ट देना, पर डे टेस्ट दोगे 3 सितंबर को, मैं आपको बता रहा हूँ ये निकलना जरूर है, बहुत आराम से हो जाएगा। और सबसे पहले क्या है, उत्तराखंड की सरकार ने एक चीज अभी अनाउंस भी किया है, पहला तो कर दिया है, अनाउंस किया है, क्या किया है कि कोई भी अगर एनडीए या यूपीएससी लोअर या कोई भी चीज है, यूपी पीसीएस अगर क्या कहते हैं प्री निकालता है तो उसको 50,000 क्या होगा मेंस के लिए तैयारी मिलेगा। अच्छी बात है, आप एसएसबी के लिए तैयारी करने के लिए आपके पास पैसा भी मिल रहा है अच्छी तरीके से, सब लोग आपके सपोर्ट में लगे पड़े हैं, बस आप अपने पे सपोर्ट में लग जाओ और तैयारी करो बस। और कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत बेसिक लेवल से करते हैं। ध्यान रखना बेसिक लेवल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसकी वैल्यू सबसे पहले या तो पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं 3 होते हैं, और 3 के आधे कितने होंगे उल्टे कितने होंगे रेसिप्रोकल 3 होंगे, टोटल कितने होंगे। बस इसी का अरेंजमेंट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहां की जाती है बता सकते हो, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या, अप्लाई क्यों कर रहे हैं उसको। ट्रिग्नोमेट्री सुना हमने, त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं इसको, अप्लाई क्यों होता है पता तुम्हें, बस एक रेशियो के लिए होता है, और रेशियो 3 रेशियो होते हैं, और वो ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक ही ट्रायंगल में डिपेंड करेगा, वो होगा राइट एंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, इसी के लिए अप्लाई करेगा और किसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं करेगा। सपोज दैट इस टाइप का अगर त्रिभुज या ट्रायंगल तो इसके लिए करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन इसमें तो राइट एंगल है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे अपने आप ही, ये 90 एंगल का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ड्रॉ किया है, अपनी तरफ से करना जरूरी है, क्योंकि उसको अगर राइट एंगल नहीं दिया तो राइट एंगल बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे कर तो ये रेशियो को अगर उसका कॉम्बिनेशन है कि क्या कहते हैं इस रेशियो को कैसे आप शो ऑफ कर रहे हो, रेशियो कितने होंगे 3 रेशियो होते हैं, सॉरी 3 ही होते हैं, क्या होता है परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, यानी क्या बोलते हैं लंब आधार और कर्ण। चलो ठीक है, कर्ण को डिनोट कर सकते हो, बड़ी सा कर्ण हाइपोटेनस क्या हो सकता है बताइए भाई, कर्ण क्या होता है। कर्ण ध्यान रखना आपको होता है कोई भी जब समकोण त्रिभुज लेते हैं यार, आप राइट एंगल ले रहे हो 90 एंगल के सामने वाली साइड फेस साइड को ही क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, या हिंदी में बोलते हैं कर्ण होता है, ठीक है। अब इसमें ये बताना मुझे बेटा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा बेसिक है तो यहाँ पे क्लियर करते हैं। इसमें यहाँ बताना बेस और परपेंडिकुलर कहाँ, लंब और आधार कहाँ पर है, कौन सा लंब आधार। सपोज मैं यहाँ नाम लिखता हूँ ए बी सी, चलो आपने बता दिया ए सी की वैल्यू बता दी कर्ण या हाइपोटेनस, राइट ना। अब बताओ लंब कौन सा होगा, ए बी लंब होगा ना और बी सी आधार होगा, नहीं अभी लंब और आधार का पता ही नहीं है, इसमें लंब भी नहीं पता ना आधार का, जब तक मैं कोण को मैं क्या ना करूं डिनोट ना करूं। अब थीटा अब पता चलेगा, थीटा के सामने मतलब कोण के सामने वाली साइड को ही क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और जो छूट गया उसको क्या बोलते हैं उसके बाद आधार। अगर मैं इससे पूछूं तो आप समझ में आ गया होगा। अब बताओ बेटा लंब कौन सा होगा, लंब ये हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या होगा बेस, इसके बाद छोटा ये क्या होगा सामने वाली साइड हाइपोटेनस, ठीक है क्लियर। तो कल से स्टार्ट करते हैं, बस इंट्रोडक्शन था, लेकिन हाँ कल थोड़ा सीख के लेकर आना हम लोग, ठीक है।
थोड़ा सा देख के लेके आना, थोड़ा सेल्फ स्टडी करके लेके आना और करते हैं बस। थैंक यू।